गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में राम दुलारी ने जमुना दास को कत्ल करने की स्कीम पर गौर करना शुरू किया। जमुना दास का काम तमाम करने के लिए उसका गर्ल्स हॉस्टल से निकलना जरूरी था। मुसीबत ये थी कि उसकी निगरानी हो रही थी। अगर वो बाहर निकलती है और हेल्थ सेंटर की तरफ चलती है तो उसकी निगरानी करने वाले जासूस जरूर उसका पीछा शुरू कर देंगे। उसका सिवाय उसके और कोई इलाज नहीं था कि वो अपना हुलिया बदल कर हॉस्टल से निकले। हुलिया बदलने और भेस बदलने का साजो सामान उनके मुकुंदलाल वाले खुफिया ठिकाने पर था। राम दुलारी वहाँ भी नहीं जा सकती थी। उस तरफ जाने का मतलब ये था कि वो इन लोगों को अपने गिरोह के खुफिया ठिकाने का पता बता देगी। राम दुलारी के जहन ने बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। उसको गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में ही अपना हुलिया तब्दील करना पड़ा। सवाल ये था कि साजो सामान के न होते हुए वो हुलिया कैसे बदल सकती थी। राम दुलारी के अय्यार जहन में आखिर एक तरकीब आ गई। उसे याद आया कि किसी डेयरी फार्म का एक ट्रक गर्ल्स हॉस्टल में दूध देने सुबह सुबह मुंह अंधेरे आता है। अगर वो किसी तरह इस ट्रक में छुप कर बैठ जाए तो निगरानी करने वालों की नजरों से बच कर निकल सकती है। उसके सामने सबसे बड़ा मसला यही था कि वो किसी ऐसे तरीके से बाहर निकले कि उसकी निगरानी करने वालों को खबर ना हो सके कि वो बाहर निकल कर गई है और वो उसका पीछा न कर सकें। अगर वो हेल्थ सेंटर पहुंचकर अपने मकसद में एक बार फिर नाकाम रहती है तो वापसी की उसे फिक्र नहीं थी। वापस आने पर अगर जासूस उसे हॉस्टल में दाखिल होते देख भी लेते तो वो कह सकती है कि कमरे में बंद रहकर वो तंग आ गई थी और सैर करने को निकल गई थी। और अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो उसे गर्ल्स हॉस्टल में वापस आने की जरूरत ही नहीं थी। यही एक तरकीब थी जिस पर अगर वो कामयाबी से अमल कर लेती है तो गर्ल्स हॉस्टल से जासूसों को जुल देकर निकल सकती थी। उसने एक दो बार जबकि वो जाग रही थी सुबह सुबह उस दूध वाले ट्रक को हॉस्टल के अहाते में आकर एक तरफ खड़े होते अपने कमरे की खिड़की में से देखा था। ट्रक में दो आदमी होते थे, एक ड्राइवर और दूसरा आदमी उसके साथ ही अगली सीट पर बैठा हुआ था। वो ट्रक लेकर आते, ट्रक को अहाते की दीवार के पास खड़ा कर देते। ट्रक के पीछे दूध के कुप्पे लदे होते थे। दोनों आदमी एक कुप्पा निकाल कर हॉस्टल के किचन की तरफ ले जाते। राम दुलारी ने एक बार ये पूरा मंजर यूं ही अपने कमरे की खिड़की में खड़े खड़े देखा था और अब उसे सब कुछ याद आ गया था। जिस वक्त ड्राइवर और उसका साथी दूध के कुप्पे को उठाकर किचन की तरफ जाते थे तो ट्रक के पास कोई नहीं होता था और वहाँ हल्का हल्का अंधेरा था। राम दुलारी ने सोचा कि वो उस वक्त ट्रक में किसी जगह छुप सकती है। इस किस्म के कई तरीके राम दुलारी को नई दिल्ली वालों ने ट्रेनिंग के दौरान सिखा रखे थे। उसने यही तरीके आजमाने का फैसला कर लिया। उस वक्त अंधेरा होता था। उसकी निगरानी करने वाले जाहिर है गर्ल्स हॉस्टल के अहाते के बाहर गेट के आसपास किसी जगह छुप कर बैठे होंगे। उन्हें खबर भी नहीं होगी। राम दुलारी को मिसेज अंजुम ने एक नया जोड़ा पहनने को दिया था। उसने वही जोड़ा पहन रखा था। राम दुलारी ने अपना पर्स खोलकर देखा। मुकुंदलाल ने जमुना दास को हलाक करने की मुहिम पर भेजते हुए राम दुलारी को जितने पैसे करेंसी नोटों की शक्ल में दिए थे वो उसके पास महफूज थे। जहरीले इंजेक्शन की सिरिंज उसने एक अलमारी के अंदर पुराने कपड़ों में छुपा कर रखी हुई थी। राम दुलारी ने उसे भी निकाल कर चेक किया और फिर वहीं छुपा कर रख दी। वो कमरे की खिड़की के पास आ गई और पर्दा जरा सा हटाकर हॉस्टल के अहाते में वो जगह देखने लगी जहां सुबह के वक्त डेयरी फार्म का ट्रक आकर खड़ा होता था। उसने अपने जहन में एक नक्शा तैयार कर लिया कि उसे किस तरह से ट्रक के पास जाना होगा। ये काम उसे बड़ी तेजी से करना था क्योंकि ट्रक ड्राइवर और उसका क्लीनर जब दूध का कुप्पा उठाकर किचन में रखने जाते तो उन्हें ज्यादा देर नहीं लगती थी। सारी स्कीम जहन में बनाने के बाद राम दुलारी पलंग पर आकर लेट गई। दिन गुजर गया। शाम को गुलखान अकेला ही उसे मिलने आ गया। उसने पूछा, हशमत बीबी, अब तक तुम्हें कुछ न कुछ जरूर याद आ गया होगा कि इन दहशतगर्दों का मुस्तकिल ठिकाना कौन से शहर में था और किस जगह पर था। राम दुलारी ने गहरे गौर व फिक्र का अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, भाईजान जी, बहुत याद करती हूँ। बस इतना ही याद आता है कि एक जंगल था, उसमें एक जगह जमीन के अंदर रास्ता था, वहाँ उन लोगों ने अपना अड्डा बना रखा था। ये याद नहीं आ रहा कि वो शहर कौन सा था। ये लोग रेलगाड़ियों में तो सफर करते नहीं थे, रात के अंधेरे में बंद गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कभी किसी के मुंह से शहर का नाम निकल जाता था तो मुझे पता चल जाता कि ये फलां शहर है। मैं याद करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, शायद कुछ याद आ जाए। गुलखान कुछ देर बैठकर ये कहते हुए चला गया कि वो कल किसी वक्त फिर आएगा। राम दुलारी का खाना उसके कमरे में ही एक नौकरानी लेकर आती थी। शेर खान ने मिसेज अंजुम को खास तौर पर हिदायत की थी कि हशमत बीबी को हॉस्टल की दूसरी लड़कियों से मिलने का मौका न दिया जाए। राम दुलारी खुद भी दूसरी लड़कियों से दूर ही रहती और ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारती थी। उसने रात का खाना खाया और मिसेज अंजुम ने उसे छोटा क्लॉक दिया था। उस पर सुबह का 4 बजे का अलार्म लगा दिया था। रात के 10 बजे तक वो पलंग पर लेटी एक रिसाला पढ़ती रही, उसके बाद सो गई। ठीक 4 बजे उसे अलार्म ने जगा दिया। उसने उठते ही सबसे पहले खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। अभी रात का अंधेरा बाकी था। उसे अहाते में कोई ट्रक दिखाई न दिया।
उसने बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोया, बालों में कंघी की, अपने कपड़ों को दुरुस्त किया और गहरे बादामी रंग की चादर ओढ़ी और अलमारी के पास आ गई। अलमारी में से जहरीले इंजेक्शन का सिरिंज निकालकर उसे एक बार फिर अच्छी तरह से रुमाल में लपेटा और उसे अपने गिरबान के अंदर पूरी तरह छुपा कर रख लिया। एक बार फिर खिड़की में आकर उसने बाहर झांक कर देखा। अहाता अंधेरे में खाली पड़ा था, किसी ट्रक की आवाज भी नहीं आई थी। उसने कमरे की बत्ती बुझा दी और पलंग पर बैठकर ट्रक के आने का इंतजार करने लगी। रात की तारीकी फज्र की फीकी फीकी सफेदी में बदलना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी पूरी तरह से दिन की रोशनी नहीं हुई थी। वो चाहती थी कि ट्रक जल्दी से आ जाए और वो पिछले पहर के अंधेरे में ही वहाँ से निकल जाए। हॉस्टल के गेट के बाहर तैनात जासूसों की निगाहों से बचने की सिर्फ एक यही सूरत थी। क्लॉक पर 4:45 बज रहे थे कि राम दुलारी को दूर से किसी ट्रक की आवाज सुनाई दी। एक लम्हे का इंतजार किए बगैर उसने जल्दी से चादर को अच्छी तरह से अपने जिस्म के गिर्द लपेटा और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर जीने की तरफ बढ़ी। जीने से उतरकर वो पहली मंजिल के बरामदे में आ गई। बरामदे में अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ दूसरे कोने में बाहर की जानिब ऊपर एक बल्ब रोशन था। राम दुलारी जहाँ अंधेरा था उस तरफ से चलती हुई बरामदे के एक सुतून के साथ लगकर खड़ी हो गई। वो बहुत सोच समझकर उस जगह खड़ी हुई थी। अगर ट्रक रोज की जगह पर आकर खड़ा हुआ तो वो अंधेरे में चलते हुए ट्रक के अकब में जा सकती थी, जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता था। ट्रक की आवाज करीब आ गई थी। उसे ख्याल आया कि शायद ये कोई और ट्रक हो, लेकिन ट्रक सड़क पर आगे निकल जाने के बजाय हॉस्टल के गेट में दाखिल हो गया। उसकी बत्तियां रोशन थी। राम दुलारी सुतून के पीछे हो गई। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी सुतूनों के ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ निकल गई और ट्रक अहाते की दीवार के साथ बैक होकर लग गया। उसके साथ ही ट्रक की बत्तियां बुझ गईं। ट्रक के अगले हिस्से में से 2 आदमी बाहर निकलकर उसके पीछे आ गए। दूसरे लम्हे वो दूध का कुप्पा उठाए दोबारा नमूदार हुए। एक ने एक तरफ से और दूसरे ने दूसरी तरफ से कुप्पे के कुंडे को पकड़ रखा था। वो हॉस्टल के किचन की तरफ चल दिए, जो बरामदे के दूसरे कोने की तरफ था। राम दुलारी उसी लम्हे के इंतजार में थी। जैसे ही वो थोड़ा आगे गए, राम दुलारी खामोशी से बरामदे से उतरी और अंधेरे में से गुजरती हुई तेजी से ट्रक के पीछे आकर उसकी लटकती हुई रस्सी को पकड़कर ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ गई। ट्रक के अंदर बहुत से दूध के कुप्पे पड़े हुए थे, जिन्हें अभी दूसरी जगहों पर सप्लाई करना था। वो इन कुप्पों के पीछे छुपकर बैठ गई। 3-4 मिनट के बाद उसे इन आदमियों की आवाज सुनाई दी। वो वापस आ गए थे। फिर ट्रक की दोनों साइड के दरवाजों के बंद होने की आवाज आई। ट्रक का इंजन स्टार्ट हुआ और ट्रक हॉस्टल के गेट में से निकलकर दाएं जानिब मुड़ गया। राम दुलारी ने कुप्पों के पीछे छुपे छुपे हाथ जोड़कर अपने भगवान का शुक्र अदा किया। वो यही चाहती थी कि ट्रक दाएं जानिब ही मुड़े। उसको याद था कि जब उसे शेर खान और गुल खान जीप में बिठाकर सीक्रेट हेल्थ सेंटर की तरफ ले गए थे तो जीप हॉस्टल से निकलकर पहले दाएं तरफ मुड़ी थी और उसके 6-7 मिनट के बाद फिर दाएं जानिब मुड़ गई थी। उसके आगे जो निशानी उसे याद थी वो रेलवे फाटक था, मगर ये यकीन से वो नहीं कह सकती थी कि ये ट्रक आगे जाकर भी दाएं जानिब मुड़ेगा। ये भी हो सकता था कि ट्रक आगे निकल जाए। अगर आगे निकल गया तो खुदा जाने वो कहाँ जाकर ठहरे और ट्रक की रफ्तार तेज हो जाए और वो उतर न सके, कहाँ की कहाँ निकल जाए और रास्ता भी भूल जाए, क्योंकि वो इस शहर की रहने वाली नहीं थी। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि हॉस्टल के सामने से गुजरने वाली सड़क छोटी और गैर हमवार थी। जब ट्रक हॉस्टल से काफी आगे निकल आया और राम दुलारी को यकीन हो गया कि वो हॉस्टल के बाहर उसकी निगरानी करने वाले जासूसों की जद से निकल आई है, तो वो कुप्पों के पीछे से निकलकर ट्रक के पिछले हिस्से में आ गई। सुबह का नूर नमूदार हो रहा था। सड़क दूर तक खाली थी और ट्रक सड़क के खड्डों पर हल्के हल्के धचके खाता गुजर रहा था। उसकी रफ्तार ज्यादा नहीं थी। ट्रक का अकबी हिस्सा खुला था। वो बड़े गौर से सड़क की बाएं जानिब देख रही थी। उसका ख्याल था कि शायद ट्रक अगले मोड़ पर दाएं जानिब मुड़ जाए, लेकिन ऐसा न हुआ। सड़क पर से एक छोटी सड़क निकलकर उसे अपने बाएं जानिब जाती दिखाई दी। ट्रक उस तरफ जाने की बजाय दूसरी जानिब मुड़ गया। जैसे ही ट्रक ने दूसरी जानिब मोड़ काटा, उसकी रफ्तार और धीमी हो गई। राम दुलारी ने ट्रक के पिछले हिस्से में से लटकती हुई रस्सी पकड़ी और ट्रक में से बाहर सड़क के किनारे झाड़ियों में कूद गई। गिरते ही झाड़ियों में उसने 2-3 लुढ़कनियां खाईं और जल्दी से उठकर बैठ गई। सड़क भी पिछले पहर के धुंधलके में खाली थी। वो उठी और सड़क पर उस जगह आ गई जहां से सड़क दाएं जानिब दूसरा मोड़ काटती थी। उसे उस तरफ जाना था। शायद शेर खान की जीप उसी तरफ घूमी थी। वो छोटी कच्ची सड़क पर आ गई। वो चादर लपेटे सड़क के किनारे किनारे तेज कदमों से चली जा रही थी। वो धड़कते हुए दिल के साथ इस इंतजार में थी कि आगे रेलवे फाटक आता है या नहीं, क्योंकि जब उसे बंद जीप में बिठा कर ले जाया गया तो सड़क का दूसरा मोड़ घूमने के 10-15 मिनट के बाद रेलवे फाटक आ गया था। यही उसका सबूत था कि वो ठीक रास्ते पर चल रही है। उसकी दोनों जानिब खेत भी थे
और दूर दूर शहर की आबादी के मकान भी दिन के उभरते हुए उजाले में नजर आना शुरू हो गए थे। वो कोई आधा घंटा चलती रही होगी कि आखिर उसे कुछ फासले पर रेलवे का फाटक नजर आ गया। खुश होकर राम दुलारी ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। एक ट्रक और एक रिक्शा उसकी मुखालिफ समत से आता हुआ उसके करीब से गुजर गया। सुबह हो रही थी और शहर की सड़कों की ट्रैफिक बेदार होने लगी। वो रेलवे फाटक उबूर करके आगे बढ़ी तो सड़क एक तरफ घूम गई, कुछ दूर जाकर दूसरी तरफ मुड़ गई। एक बस उसके पीछे से आई और आगे निकल गई। फिर उसे फजा में तेज बू महसूस हुई। ये बू उसे शेर खान वगैरह के साथ बंद जीप में जाते हुए भी आई थी और गुल खान ने उसे बताया था कि पता नहीं ये बू किस चीज की है, मगर यहाँ से गुजरते हुए अक्सर आया करती है। राम दुलारी को अच्छी तरह याद था कि ये बू 2-3 मिनट तक आती रही थी, उसके बाद बंद हो गई थी और फिर जीप 2-3 जगहों पर छोटे छोटे मोड़ काटने के बाद एक जगह आकर रुक गई थी और गुल खान ने ये कहकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी कि वो सीक्रेट हेल्थ सेंटर पहुंच गए हैं। यहाँ आकर राम दुलारी रुक गई। उसने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। अब सुबह हो गई थी और सूरज मशरिक में दरख्तों और मकानों के पीछे से तुलू हो रहा था। राम दुलारी को ये भी याद था कि उसने हेल्थ सेंटर के उस कमरे की खिड़की में से जहां जमुना दास जेरे इलाज बिस्तर पर बेहोश पड़ा था, जरा से हटे हुए पर्दे में से दूर एक मस्जिद का मखरूती मीनार और ट्रेन गुजरती नजर आई थी। राम दुलारी की तेज निगाहें मस्जिद के मीनार को तलाश कर रही थी। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। आखिर उसे दूर एक मीनार नजर आ गया। वो उसकी तरफ चल पड़ी। वो खेतों में से गुजर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो खेत की ऊंची फसल से निकली तो सामने जमीन ऊंची थी और किसी बंद की तरह मगरिब से मशरिक की तरफ जा रही थी। वो उसकी चढ़ाई चढ़कर ऊपर आई तो देखा कि वो रेलवे लाइन थी। उसने दूसरी जानिब निगाह उठाई। उसे मस्जिद का मखरूती मीनार साफ दिखाई दे रहा था। उसने घूमकर अपनी बाएं जानिब देखा। हेल्थ सेंटर की इमारत उसी तरफ होनी चाहिए थी। कुछ फासले पर उसे दरख्तों का झुंड दिखाई दिया। उसके अंदर से किसी मकान की दीवार नजर आ रही थी। वो उसकी तरफ चलने लगी। उसे यकीन हो गया कि यही वो सीक्रेट हेल्थ सेंटर है जहां उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे लाया गया था। चलते चलते वो दरख्तों के दरमियान आ गई। अब उसके सामने एक पुरानी सी एक मंजिला इमारत खड़ी थी जिसके बाहर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। इमारत का दरवाजा बंद था। राम दुलारी दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे को जरा सा खोलकर अंदर झांक कर देखा। सबसे पहले उसे डिटोल और दवाइयों की बू आई। उसके चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। वो अपने टारगेट पर पहुंच गई थी। यही वो हेल्थ सेंटर था जहां उसे आंखों पर स्याह पट्टी बांध कर लाया गया था। वो अंदर दाखिल हो गई। ये एक राहदारी सी थी। एक बूढ़ी औरत जो नौकरानी मालूम होती थी, दोनों हाथों में एक थैला पकड़े सामने से आ रही थी। राम दुलारी खामोशी से उसके करीब से गुजर गई। उसके बाद जमुना दास के कमरे की जो सबसे बड़ी निशानी थी वो ये थी कि उसके कमरे के बाहर एक पुलिस कमांडो पहरा दे रहा था। जब वो मोड़ घूमकर राहदारी की दूसरी जानिब आई तो उसने उस राहदारी को पहचान लिया। उसकी आंखों से पट्टी उतारने के बाद इस राहदारी से जमुना दास दहशतगर्द के कमरे में ले जाया गया था। उसे याद था कि यहाँ आमने सामने 3-4 कमरे ही थे और एक कमरे के बाहर जो दहशतगर्द का कमरा ही था, पुलिस का कमांडो स्टेन गन पकड़े स्टूल पर बैठा पहरा दे रहा था और जो शेर खान वगैरह को आता देखकर उठ खड़ा हुआ था। राम दुलारी ने देखा कि एक कमरे के बाहर स्टूल जरूर पड़ा था मगर पहरा देने वाला कमांडो गायब था। वो बड़ी हैरान हुई कि पुलिस कमांडो वहाँ क्यों नहीं थी। जमुना दास एक खतरनाक भारतीय दहशतगर्द था और इस खुफिया हेल्थ सेंटर में उसे जबरदस्त पहरे में रखा गया था, मगर शायद राम दुलारी की किस्मत उसका साथ दे रही थी। पुलिस कमांडो उस वक्त थोड़ी देर के लिए बाथरूम चला गया। राम दुलारी के सामने मैदान साफ था। राहदारी खाली पड़ी थी। राम दुलारी उस कमरे की तरफ बढ़ी जिसके बाहर खाली स्टूल पड़ा था। कोने वाले कमरे से एक नर्स निकली और तेज तेज कदमों से उसके करीब से गुजर गई। उसने राम दुलारी की तरफ कोई खास तवज्जो न दी। राम दुलारी के पास अब किसी की तरफ तवज्जो देने के लिए वक्त नहीं था। उसे अब जितनी जल्दी हो सके काम करना था, जिसके लिए वो इतना बड़ा खतरा मोल लेकर वहाँ तक पहुँची थी। उसे ये भी एहसास था कि बाहर पहरा देने वाला पुलिस कमांडो किसी भी वक्त नमूदार हो सकता है। वो दहशतगर्द जमुना दास के कमरे का दरवाजा खोलकर चुपके से अंदर दाखिल हुई। उसने देखा कि बिस्तर पर जमुना दास उसी तरह पट्टियों में बंधा बेसुध पड़ा था। या वो सो रहा था या बेहोश था। वो कोई हरकत नहीं कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी। उसे इसी तरह ड्रिप और ऑक्सीजन लगी हुई थी। उसके सीने तक कंबल पड़ा था। अंदर आते ही राम दुलारी ने अपने गिरबान में हाथ डालकर जहरीले इंजेक्शन का सिरिंज निकाला। अब एक एक सेकंड कीमती था, बेहद कीमती था। राम दुलारी अब एक तजुर्बाकार तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बन चुकी थी, जिन्हें ये बताया जाता था और हिदायत की जाती थी कि अपने मिशन की कामयाबी और अपने गुरों को पकड़े जाने से बचाने के लिए अगर उन्हें किसी साथी को हलाक करना पड़े तो उसे फौरन मौत की नींद सुला दिया जाए। राम दुलारी ने जमुना दास के पलंग के पास जाते ही उसके बाजू पर से थोड़ा सा कंबल हटाया। नीचे उसका बाजू था।
जहरीला सिरिंज राम दुलारी के हाथ में था। उसने फौरन सिरिंज की सुइयां जमुना दास के बाजू में चुभोई और सारे का सारा जहर उसके जिस्म में दाखिल कर दिया। जमुना दास के हल्क से हल्की सी कराह की आवाज निकली। राम दुलारी ने सिरिंज वहीं पलंग के नीचे फेंकी और पलटकर दरवाजे के पास आकर उसका एक पट जरा सा खोलकर बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है। वो जल्दी से बाहर निकल आई और चादर को जिस्म के गिर्द अच्छी तरह से लपेटती हुई राहदारी में जिस तरफ से आई थी उसी तरफ चलने लगी। जहां राहदारी का मोड़ मुड़ता था वो वहां आई तो अचानक सामने से वही पुलिस कमांडो नमूदार हुआ जो जमुना दास के कमरे के बाहर उस रोज भी पहरा दे रहा था। उसके हाथ में स्टेन गन थी। उसने राम दुलारी पर एक गहरी निगाह डाली, मगर राम दुलारी ने अपने हवास को अपने कंट्रोल में रखा और उसके करीब से गुजर गई। पुलिस कमांडो ने राम दुलारी को पहचान लिया था कि ये वही औरत है जो 2-1 रोज पहले कमांडर शेर खान और गुल खान के साथ आई थी। कुदरती तौर पर वो यही समझा कि ये इन लोगों की अपनी जानने वाली औरत है। उसने भी राम दुलारी से कुछ पूछगिछ न की और खामोशी से चलता जख्मी दहशतगर्द के कमरे के बाहर स्टूल पर आकर बैठ गया। फिर अचानक वो उठा। उसने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखा। दहशतगर्द इसी तरह बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ा था। वो मुतमईन होकर वापस स्टूल पर आकर बैठ गया। उसे मालूम ही नहीं था कि जिस भारतीय दहशतगर्द की जान की हिफाजत की खातिर वो पहरा दे रहा है वो मर चुका है। राम दुलारी का मिशन पूरा हो चुका था। वो जल्दी जल्दी हेल्थ सेंटर की इमारत से निकलकर रेलवे लाइन की तरफ चलने लगी। रेलवे लाइन को पार करके दूसरी तरफ खेतों में आ गई। वो खेतों में से भी गुजर गई। फिर रेलवे फाटक आ गया। कोई गाड़ी आ रही थी। फाटक बंद था और फाटक की दोनों जानिब कुछ गाड़ियां और रिक्शा वगैरह खड़े थे। पैदल चलने वाले अभी तक रेल की पटड़ी पर से गुजर रहे थे। वो भी फाटक के छोटे दरवाजे में से होकर रेलवे लाइन पर से गुजरकर फाटक की दूसरी तरफ आकर सड़क के किनारे किनारे शहर की दूसरी तरफ रवाना हो गई। अब उसे किसी रिक्शा टैक्सी की जरूरत थी। उसे वापस मुकुंद लाल के पास अपने खुफिया ठिकाने पर जाना था और उसे जाकर ये खुशखबरी सुनानी थी कि उसने वो काम कर दिया है जिसके लिए उसे जहरीला सिरिंज देकर भेजा गया था। राम दुलारी चलते चलते सड़क के पीछे भी देख लेती थी कि शायद कोई खाली रिक्शा टैक्सी आ रही हो। काफी आगे जाकर सड़क के मोड़ पर उसे एक खाली रिक्शा मिल गया। वो रिक्शे में बैठ गई और ड्राइवर को एक खास जगह चलने के लिए कहा। रिक्शा एक तरफ रवाना हो गया। रिक्शा शहर की आबादी के बाहर निकल चुका था और अभी तक पूरी रफ्तार से जा रहा था। आखिर वो जगह आ गई जहां राम दुलारी ने रिक्शे वाले को चलने के लिए कहा था। उसने रिक्शा रुकवा कर उसे पैसे दिए और पैदल ही एक नहर के किनारे चल पड़ी। काफी आगे जाकर दरख्तों का एक घना जखीरा आ गया। वो उसमें दाखिल हो गई और वहां से भी गुजरने के बाद उस वीरान खंडर की तरफ चल पड़ी जो कुछ फासले पर उजाड़ मैदान में मिट्टी के एक बहुत बड़े टीले के अकब में वाक़ था और जिसके एक तहखाने में इन भारतीय दहशतगर्दों ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था। एक भारतीय दहशतगर्द मुसलमान फकीर के भेस में खंडर के करीब ही दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। उसने राम दुलारी को पहचान लिया था। राम दुलारी भी उसे पहचानती थी। वो उसके करीब से गुजर गई। जब वो पुराने तारीखी खंडर में उस जगह आई जहां से खंडर के अंदर दीवार के शगाफ में से रास्ता जाता था तो वहां एक और दहशतगर्द झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। राम दुलारी ने उसे और उस दहशतगर्द ने जो पहरा दे रहा था एक दूसरे को देख लिया था। राम दुलारी खंडर में दाखिल होने के बाद नीचे तहखाने में आई तो वहां उनकी पार्टी का सरगना मुकुंद लाल मौजूद था। उसके पास ही दहशतगर्द रामू भी बैठा था। दुलारी को अपने पास देखकर मुकुंद लाल ने पहला सवाल ये किया, उसे ठिकाने लगाया कि नहीं? राम दुलारी ने कहा, अगर तुम्हारे दिए हुए इंजेक्शन का जहर असली था तो जमुना दास मर चुका है। मुकुंद लाल ने दुलारी को शाबाश देते हुए कहा, दुलारी तुमने हम सबको आने वाली मुसीबत से बचा लिया है। मुझे जमुना दास पर भरोसा नहीं था। वो एक तजुर्बाकार और अपने काम का माहिर जरूर था, मगर मुझे मालूम है कि वो तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दहशतगर्द रामू कहने लगा, जिन लोगों के पास तुमने इतना वक्त गुजारा है उनके हमारे खिलाफ मंसूबों के बारे में तुम्हें कुछ मालूमात मिली हैं या नहीं? राम दुलारी ने कहा, वो लोग अगर आपस में अंग्रेजी में भी कोई बात करते थे तो इस बारे में मेरे सामने कोई ऐसा जिक्र नहीं करते थे कि वो हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं जितना कुरेद सकती थी कुरेद कर उनसे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने यही कहा कि हमें ऊपर से जो हुक्म मिलेगा उसके मुताबिक एक्शन लेंगे, हम अपने तौर पर कुछ नहीं करते। मुकुंद लाल कहने लगा, जमुना दास की मौत के बाद जब इन लोगों को ये मालूम होगा कि तुम भी हॉस्टल से गायब हो गए हो तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि इस कत्ल में तुम्हारा हाथ है और तुम मुसलमान हशमत बीबी के भेस में सिर्फ जमुना दास को मौत के घाट उतारने के लिए उनके पास आई हो और इंटेलिजेंस तुम्हारी तलाश में सारे शहर में फैल जाएगी, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दहशतगर्द रामू ने कहा, क्यों न हम राम दुलारी को अपने रावलपिंडी वाले खुफिया ठिकाने पर पहुँचा दें? मुकुंद लाल बोला,
इसकी जरूरत नहीं है। राम दुलारी को बकौल उसके सिर्फ शेर खान और उसके साथी कमांडो गुल खान ने ही गौर से देखा है, या फिर गर्ल्स हॉस्टल की औरत थी, या उनका कमांडिंग ऑफिसर था जिसने इसे देखा हुआ है। अगर राम दुलारी यहाँ कुछ दिनों के बाद बुर्का पहनकर बाहर निकलती है तो ये सीआईडी वालों से महफूज हो जाएगी। वैसे भी इंटेलिजेंस वाले राम दुलारी की शक्ल से नावाकिफ हैं। उनके पास राम दुलारी की कोई तस्वीर भी नहीं है जिसे वो दूसरे शहरों की पुलिस को सप्लाई करें या अखबारों में शाया करवाएं। दहशतगर्द रामू ने दुलारी से पूछा, क्यों दुलारी, तुम्हारी कोई फोटो तो इन लोगों ने नहीं उतारी? राम दुलारी सोचने लगी, फिर बोली, जहाँ तक मुझे याद है इन्होंने मेरी कोई फोटो नहीं उतारी थी, लेकिन इतना याद आता है कि एक बार जब मैं शेर खान और गुल खान के साथ गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में बैठी थी तो एक आदमी छोटे कैमरे से हमारी तस्वीर उतार कर चला गया था और कमांडो शेर खान ने भी उस पर कोई एतराज नहीं किया था। मुकुंद लाल बोला, बस यहाँ तुम उनसे मार खा गई हो। उन्होंने बहाने बहाने से तुम्हारी तस्वीर उतरवा ली है। अगरचे उस वक्त तक उनको तुम पर किसी किस्म का शक नहीं पड़ा था, लेकिन मुझे मालूम है कि ये इन पुलिस कमांडोज की ज़ाब्ते की कार्रवाई का एक हिस्सा होता है। अब वो इस ग्रुप फोटो में से तुम्हारी तस्वीर को एनलार्ज करवा कर पाकिस्तान के हर सूबे के थानों में तकसीम करवा देंगे और मुमकिन है कि तुम्हारी तस्वीर अखबारों में भी आ जाए। अब तुम्हें बुर्का पहनकर भी बाहर निकलने से गुरेज करना होगा। रामू ने कहा, लेकिन बॉस हम यहाँ बंद होकर भी तो नहीं रह सकते, अभी हमारे सामने बहुत काम है। हमें शहर के सबसे बड़े रेलवे पुल को भी बम से उड़ाना है। मुकुंद लाल बोला, जमुना दास की मौत के बाद शहर की सारी पुलिस भी चौकस हो गई होगी। हमें कुछ रोज इंतजार करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये कमांडो शेर खान और गुल खान की कमांडो तंजीम के ज़ाब्ते की कार्रवाई थी कि उन्होंने राम दुलारी की अपने साथ एक ग्रुप फोटो उतरवा ली है। हालांकि उन्हें इस वक्त तक कतई तौर पर इल्म नहीं था कि ये औरत जो हशमत बीबी के रूप में उनके सामने बैठी है हकीकत में भारत की एक निहायत अय्यार दहशतगर्द औरत है और इसका असली नाम राम दुलारी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।